हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि दुनिया की मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च बुक्स हमारे पास हैं, पर उनका एक्सप्लेनेशन इन छठी फेल लोगों द्वारा दिया जा रहा है। अपमानजनक बात है। देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचारों में ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। पर न्यू जनरेशन के लोग ना, ये जो सनातन की चीज़ें हैं इनको प्रिमिटिव मान रहे हैं, पिछड़ा हुआ मान रहे हैं। 3000 साल पहले ही लिखा गया था सामवेद, जिसमें इस बात को बताया था नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इमूवेबल। ठीक है, कुछ भी बात होती है सनातन से रिलेटेड, जय भीम वाले 1 सेकंड में आ जाते हैं, किसी भी हर जगह आ जाते हैं और सनातन के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं रिमूव करो। भाई कारण है इन लोगों को। देखिए, जर्मनी के साइंटिस्ट ने अपने जीवन के 33 साल हिंदू वेद एंड उपनिषद को मास्टर करने में लगा दिए। एंड इन भैया की एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जिसमें ये कहते हैं, वेन एवर ही टीचिस क्वांटम फिजिक्स he feels like he's giving a lecture on ancient Hinduism Vedanta philosophy। इनके जैसे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है इरविन स्क्रोडिंगर। ये एक नोबेल प्राइज विनर हैं अपनी एक इक्वेशन के लिए जिसका नाम है द वेव मैकेनिक्स, और इन्होंने पब्लिकली एडमिट किया था his understanding of quantum mechanics is heavily influenced by ancient Hindu scriptures। अब इस सब के बाद भैया सोचने वाली बात ना ये आ जाती है कि भैया ऐसा क्या ही हुआ है जो इतने ग्रेट माइंड्स, इतने खतरनाक माइंड के लोगों का ध्यान हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, आकर्षित हुआ है। एंड दूसरी तरफ ऐसा क्या ही हो रहा है कि यहाँ के लोग इसको प्रिमिटिव मान रहे हैं, इसको पिछड़ा हुआ मान रहे हैं, हमारे वेद और शास्त्रों को पिछड़ा हुआ मान रहे हैं। इन चीज़ों का सीधा सीधा जवाब है इन वेद और शास्त्रों का एक्सप्लेनेशन इन छठी फेल बाबाओं द्वारा दिया जाना। ये लोग दुनिया की मोस्ट साइंटिफिक एंड रिसर्च लेवल बुक्स का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और ये एक्सप्लेनेशन उन लोगों द्वारा दिया जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बेसिक साइंस तक नहीं पढ़ी है। एंड वो इन किताबों को अपने सामने रखते हैं, पढ़ते हैं और कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से दे देते हैं, एंड जिसका विरोध कोई भी नॉर्मल बुद्धि वाला इंसान आराम से कर लेता है। इन बाबाओं के पास ना आंसर हर जवाब का होता है, आप इनसे कुछ भी पूछ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए कुछ वीडियोस वायरल रहती हैं जिसमें एक बच्चा एक बाबा से प्रश्न करता है, बाबा बाबा हवा कैसे चलती है? ये तुरंत बोल देंगे भैया वायुदेव का चमत्कार है, वायुदेव का चमत्कार है। और कमाल की बात यह है, इस सब के बीच में वो बच्चा इन बाबाओं के खिलाफ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि यदि खिलाफ बोला तो बेसिकली सीधे सीधे इन बाबाओं के अकॉर्डिंग वो सनातन का अपमान होगा। यदि वो बच्चा उस बाबा की बात का खंडन अपने विज्ञान के तर्क देके करता है तो इन बाबा का एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक होता है कि भैया जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। अरे गवारो, अध्यात्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही अध्यात्म है। इसी बात के पक्ष में मैं एक ऋग्वेद का श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। मधुछंदा ऋषि मंडल 1 सूक्त 2, कणिका स्वाभिकत्या उच्च दाब प्रदशात न्यूटन दाब प्रदेशनम पर्यटनम गच्छन्ति। श्लोक है जिसके अंदर एयर की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं एंड बता रखा है डेट हाउ डज एयर फ्लो। इसमें कंसेप्ट हाई प्रेशर और लो प्रेशर का दे रखा है, बता रखा है किस प्रकार से एक जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हाई प्रेशर वाली हवा लो प्रेशर वाली हवा पे जाके उस जगह को फिल कर देती है और जिसके कारण एयर का मूवमेंट होता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमारे ऋग्वेद के अंदर। ओके, तो क्या ये श्लोक इन बाबाओं ने नहीं पढ़ा होगा? भैया डेफिनेटली पढ़ा होगा, पर उसको उस श्लोक को समझने के लिए कुछ बुद्धि चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक छठी क्लास तक की साइंस आनी चाहिए कि आप उस श्लोक का मतलब समझ सकें। ठीक है, इस श्लोक में बेसिकली प्योरली साइंटिफिक लैंग्वेज है, संस्कृत में लिखा हालांकि, पर इसमें एयर प्रेशर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, इन छठी फेल लोगों द्वारा हमारे वेद और शास्त्रों का एक्सप्लेनेशन ठीक उसी प्रकार है कि एक तीसरी या चौथी क्लास का बालक है जिसे सिर्फ रीडिंग करनी आती है, हम उसको मास्टर्स लेवल की फिजिक्स की किताब लाते हैं और कहते हैं कि भैया लो पढ़ लो। क्या वो पढ़ पाएगा? भैया डेफिनेटली पढ़ पाएगा, पर क्या वो एक्सप्लेनेशन दे पाएगा या कहें उसका इंटरप्रिटेशन दे पाएगा? वो भी दे देगा, तो भैया वो जो एक्सप्लेनेशन देगा वो उसी की भाषा में होगा, कुछ भी उल जलूल। और ठीक ये बाबा भी ये लोग कर रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अल्टीमेट लेवल की साइंटिफिक रिसर्च लेवल बुक्स का कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और उनका मीनिंग ये यही जाने। ठीक है, आराम से आए, जब मर्जी छेड़छाड़ कर दी किसी भी शास्त्र के साथ, कुछ भी उल जलूल बोल दिया। ये बहुत ही अपमानजनक बात है। देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचारों में ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि दुनिया की मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च बुक्स हमारे पास हैं, पर उनका एक्सप्लेनेशन इन छठी फेल लोगों द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, देखो यार, ऐसा है, 2-4 ना आपको मैं कमाल के फैक्ट्स बताता हूँ, और सीरियसली कह रहा हूँ, आपको इन फैक्ट्स के बारे में पहले से नहीं पता होगा ना, सच में बहुत बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है। ठीक है, पहला फैक्ट, आपने आइजैक न्यूटन को तो सब जानते हैं भैया, उनकी ग्रेविटी की चर्चा हमेशा एकदम, जो मोस्ट फेमस है न्यूटन, वो अपनी ग्रेविटी की खोज को लेके हैं। ठीक है, हम देखते हैं ओ एप्पल गिरा ट्री से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी।
ठीक है। और ये खोज इन्होंने 1687 में अपनी एक बुक में पब्लिश किया। यही सब स्कूल के बच्चे पढ़ा करते हैं कि भैया न्यूटन भैया ने ग्रेविटी की खोज करी, यही सब साइंस की बुक में पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं 1300 साल पहले। ओके, 3rd सेंचुरी, ऋषि कन्नड, वैश्विक सूत्र, बुक नंबर 5, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक कंटेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको यदि ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब ये आता है ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटी। जिस खोज के लिए न्यूटन भैया को क्रेडिट दिया जा रहा है कि 1687 उनकी बुक पब्लिश हुई, उसके अंदर उन्होंने ग्रेविटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि आज के बच्चे अच्छे से पढ़ा करते हैं, वही सब बताया जाता है। उसका एक्सप्लेनेशन 1300 साल पहले ऋषि कन्नड ने वैश्विक सूत्र में ऑलरेडी दे रखा है। ओके, और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया है कि ग्रेविटी की खोज इज नॉट डन बाय न्यूटन, इट इज़ डन बाय ऋषि कन्नड इन वैश्विक सूत्र। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट है इंग्लैंड की बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की रिपोर्ट की। ओके, अगर आपको लगता है मेरी बात में ऑथेंटिसिटी नहीं है, खुद जाके चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 हैरानी वाली बात है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। सामवेद सूक्त नंबर 1080 वर्ष 4 क्या है, पढ़ के सुनाता हूँ। ना तत्र स्थिरम किंचन। देखिए, बहुत ही छोटा सा कंटेक्स्ट है, ठीक है, बट इसका मीनिंग है नथिंग इज इमूवेबल इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, अर्थात इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इमूवेबल हो। अर्थात ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक जगह पे स्थिर हो, हर ऑब्जेक्ट मूवेबल है। अच्छा, इस चीज़ का विरोध करने के लिए वेस्टर्न साइंटिस्ट ने बहुत हमारे वैदिक शास्त्र का मजाक उड़ाया। देखो, गलत प्रूव हो गए ना, गलत प्रूव हो गए ना। सन को देखो, सन एक जगह स्टेशनरी है और उसके चारों तरफ चक्कर प्लैनेट्स काट रहे हैं। तो बड़ी दुविधा वाली बात थी, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र का यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर आती है 15th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट हैं निकोलस कोपरनिकस। थ्योरी को प्रूव करते हैं कि सन इज एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। और इसके बाद फिर बहुत कई अधिक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को प्रूव किया। यदि बात हम करें निकोलस कोपरनिकस की, तो इनके जन्म से 3000 साल पहले, 100 नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 3000 साल पहले ही लिखा गया था सामवेद, जिसमें इस बात को बताया था नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इमूवेबल, जो 3000 साल बाद डिस्कवर हुआ। अब एक लास्ट 3rd नंबर और बताता हूँ आपको, जो ऑल 3 लॉज ऑफ मोशन हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सब वैश्विक सूत्र के अंदर दे रखे हैं। स्क्रीन पे है, आप देख लो, पढ़ लो, आराम से ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, ऑथेंटिसिटी में गड़बड़ लगे तो देख लेना, वही मतलब निकलेगा इनका। ओके, कितनी खतरनाक साइंटिफिक बातें यार हमारे वेद शास्त्रों के अंदर। इस सब चीज़ों को देखने के बाद ना एक चीज़ तो क्लियर है भैया, कोई इन सब को लिखने के पीछे कोई नॉर्मल इंसान का दिमाग नहीं है, कोई खतरनाक माइंड है, कोई अल्टीमेट लेवल का साइंटिस्ट है जिसको हम गॉड कहते हैं। उन्होंने इन किताबों को लिखा है। इतने 1000 साल पहले कोई ना तो साइंटिफिक इक्विपमेंट है ना कुछ थे, और ये सब इतनी तगड़े तगड़े रिसर्च लेवल की बातें इतने सालों पहले इन ऋषियों ने बुक्स में लिखी हुई हैं। तो अल्टीमेट लेवल के ऋषिज रहे होंगे वो, अल्टीमेट लेवल के साइंटिस्ट रहे होंगे, या कहें अल्टीमेट लेवल के वो साइंटिस्ट रहे होंगे वो जिनका अल्टीमेट कनेक्शन है द अल्टीमेट साइंटिस्ट के साथ, जिसे हम गॉड कहते हैं। ठीक है, अब ये सारा एक्सप्लेनेशन के बाद हम अपने वेद शास्त्रों का एक्सप्लेनेशन क्या सुनते हैं, भैया ये लौंग है, इसमें तेल लगा के घर के इस कोने में रख दो, या इसको वहाँ चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया बस करो, वेद शास्त्रों का मतलब कभी ये था ही नहीं जो तुमने इन वेद शास्त्रों के मतलब को दूषित किया है। ठीक है, बाबा जी समय निकाल के कभी हमारे हिंदू वेद शास्त्र का ओरिजिनल कल्चर भी समझा दो, जो है एक्चुअली में, जो है मतलब जो साइंटिफिक बातें हैं, कभी वो भी बता दो। क्या कह रहे हो भैया, ये सब चीज़ें तो हमने भी पढ़ी हैं पर हमें समझ नहीं आई। बाबा जी एक बात बताऊं, आपको समझ आएंगी भी नहीं, क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं है, उतने शिक्षित नहीं हैं आप। ठीक है, इनसे हाथ नहीं लगाओ, दूर रहो इनसे। आप इस लायक नहीं है कि इनका अध्ययन भी कर सको। ठीक है, देखिए ये सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि क्या है हमारी सनातन की महिमा। ठीक, तो एक चीज़ जो नॉर्मल निकल के आती है वो ये आती है कि भैया न्यू जनरेशन पे फ़र्क तो पड़ रहा है। न्यू जनरेशन के लोग ना ये जो सनातन की चीज़ें हैं इनको प्रिमिटिव मान रहे हैं, पिछड़ा हुआ मान रहे हैं। ठीक है, देखते भी नहीं है क्या पढ़े इसका। ठीक है, कारण यही है उनके दिमाग में गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत एक्सप्लेनेशन है। किनके द्वारा आया वो एक्सप्लेनेशन? इन छठी फेल लोगों द्वारा। कारण यही है कि कुछ भी बात होते ही, अब जैसे ये स्टैलिन है, स्टैलिन ने तुरंत ओपनली आके सनातन के बारे में इतना गंदा संदा बातें बोली कि भैया सनातन को निकाल दो, हटा दो, उल्टी सीधी बातें बोली। कारण यही है ना, इसके दिमाग में मिस इंटरप्रिटेशन है इन बाबाओं जैसे लोगों द्वारा। वरना इस स्टैलिन की क्या ही, ये कौन है कि जिस कंसेप्ट से पूरी दुनिया बनी हुई है वो उसके खिलाफ बोल दे? कुछ नहीं है, ये स्टैलिन बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है,
कुछ भी बात होती है सनातन से रिलेटेड, जय भीम वाले 1 सेकंड में आ जाते हैं, किसी भी हर जगह आ जाते हैं और सनातन के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं रिमूव करो। भाई कारण है, इन लोगों को गलत लोगों द्वारा एक्सप्लेनेशन मिला है और गलत लोगों द्वारा एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद इनके साथ जो प्रताड़ना इन लोगों ने सही है जय भीम वालों ने, अब उसका गुस्सा तो निकालेंगे ना ये लोग। अच्छा एक वीडियो है पॉपुलर है, इंटरनेट पे वायरल थी, शायद राजीव दीक्षित करके है। वो कहते हैं कि 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ की मर्सिडीज ऑडी रोल्स रॉयस में घूमने वाले लोग जंगलों में पैदल चलने वाले श्री राम की कथा सुनाते हैं। देखो यार, मेरा इस पे मानना ऐसा है, घूमो तुम 1 करोड़ की गाड़ी में, क्या 100 करोड़ की गाड़ी में घूमो, ठीक है, वो तुम्हारी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, जैसे मर्जी घूमो, पर यार जो चीज़ तुम बोल रहे हो एटलीस्ट उसका सही एक्सप्लेनेशन तो दो, उससे 4 लोगों का फ़ायदा तो हो। अब जो बोल रहे हो उससे बस सांप्रदायिकता फैल रही है और कुछ नहीं हो रहा। देखिए, सनातनी का कभी मतलब हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। जैसे केमिस्ट्री की स्टडी करने वाले को केमिस्ट बोला जाता है, फिजिक्स की स्टडी करने वाले को फिजिसिस्ट बोला जाता है, मैथ की स्टडी करने वाले को मैथमेटिशियन बोला जाता है, उसी प्रकार सनातन विषय की स्टडी करने वाले को सनातनी बोला जाता है। एंड ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 22 का श्लोक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हैंस पीटर वो एक जर्मन साइंटिस्ट था पर वो एक सनातनी था। ओके, यदि आप एक हिंदू हैं, एक टेक्निकल टर्म में बोलें, आप हिंदू हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि भैया मैं सनातनी हूँ, और अपने जीवन में कभी आपने डीपली सनातन की बुक्स का, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उनको नहीं समझा है, तो भैया क्षमा चाहूँगा, आप सनातनी कहलाने के योग्य नहीं हैं। आप अपमान कर रहे हैं सनातनी शब्द का। सनातनी शब्द बहुत ही बड़ा है, इसकी महिमा अलग है। अब मेरी इस बात पे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया सनातन एक सब्जेक्ट है, अच्छा तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है? सनातन की जो रियल मीनिंग है उसका मतलब है टाइमलेसनेस। और भैया अगर ये आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे ये एक रिसर्च लेवल टॉपिक है, टाइमलेसनेस। ठीक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे वीडियो में डिटेल में, अभी तो वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। टाइमलेसनेस इज ए कंसेप्ट इन क्वांटम फिजिक्स एंड ये ऐसा कंसेप्ट है जिस पे होल यूनिवर्स वर्क करता है। तो मेरी फाइनल एडवाइस यही है टू इंडियन गवर्नमेंट या जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी सुन रहा है बाई चांस मेरी वीडियो को, कि यार देखो ये जो हमारे वेद शास्त्र ना यार, ये बहुत ही साइंटिफिक हैं। इनको स्टडी करने के लिए एक ना बेसिक मिनिमम एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए, बेसिक मिनिमम एजुकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या एटलीस्ट बेसिक साइंस की नॉलेज मैंडेटरी कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ दूर से हाथ ही जोड़ो, आप मत छेड़ो उसको, आप उस किताब को मत ही छेड़ो। तो इस सब के बाद ये जो सारी बातें मैंने कही अभी तक, इस सारे कंसेप्ट से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, उसको 2 मिनट साइड में करते हैं। पहले मैं उनसे बात करता हूँ जो कनेक्ट नहीं कर पाएँ। तो भैया जो मेरी वीडियो से रिलेटेड जो मैंने बातें बताई हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए या उसके अगेंस्ट सोच रहे हैं, तो भैया मैं हाथ जोड़ के बस यही कहूँगा, भैया शिक्षा में कमी है सच में अभी। ठीक है, अभी इतने शिक्षित नहीं हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, अभी आप साइड में बैठो, पहले उतनी बेसिक एजुकेशन, उतनी रिक्वायर्ड बेसिक एजुकेशन ले लो ताकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनसे आप कनेक्ट कर पाओ। अब बात करता हूँ जो कनेक्ट कर पाए। भैया जो कनेक्ट कर पाओ प्लीज़ यहाँ अटेंडेंस लगा दो, इस वीडियो को लाइक का बटन दबा दो ताकि मैं समझ जाऊँ हाँ इतने लोगों को ये बात समझ आई है या कनेक्ट कर पाए, मैं मुद्दा क्या उठाना चाहता हूँ वो बात पता चली है। ठीक है, और इसके बाद यदि आपका मन करे तो मन क्या करे, दबाई देना, ये जो यहाँ पे रेड कलर का बटन है इसे दबा देना प्लीज़, क्योंकि ताकि ऐसी वीडियोस और आ जाएं, मैं और थोड़ा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैं और ताकि और वीडियोस ला सकूं। इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना और शेयर आपकी मर्जी है, करो ना करो कर देना। ठीक है, नमस्कार।